बात, जैसे कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेस का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, आपको इक्वेशन मिलेगा जैसे मैंने पढ़ाया अभी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी, ये जो फार्मूला पढ़ाया, ठीक है, इस फार्मूला की जगह पर आपको क्वेश्चन दे देगा ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 2, ठीक है। ये एक जनरलाइज फॉर्म होता है एपी का किसी भी एपी का बनाने का, मतलब एपी का जो सीरीज चल रहा हो उसका एक जनरलाइज फॉर्म होता है 3n प्लस 2। 3 और 2 जो है वो मतलब वेरी करेगा, एक कांस्टेंट की तरह ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक जनरलाइज फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस ए एन प्लस बी, मैं ए एन प्लस बी लिखता हूँ, एक जनरलाइज फॉर्म हो गया एपी का, ठीक है। एपी का ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेस का। अब ध्यान से देखिएगा, ए एन की जगह पर आपको ऐसे दे देगा 3n प्लस 2, यहाँ पे बी के जगह पर 2 है और ए के जगह पर 3 है। तो अब यहाँ पे आपको ए जैसे बोल देगा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पूछेगा या डी पूछेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है। ज़्यादातर चांस है कॉमन डिफरेंस पूछने का, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछता है। तो अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की तो पहले मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, क्योंकि मैंने कॉमन डिफरेंस का अभी तक फार्मूला ही नहीं लिखवाया। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आता है a2 माइनस a1। a2 a1 से बहस नहीं है, बस कंजिक्यूटिव टर्म को आप घटा दीजिए, दूसरे टर्म से पहले को घटा दीजिए या पांचवें टर्म से चौथे को घटा दीजिए, बस कंजिक्यूटिव, आगे वाला को एक पीछे वाले टर्म से घटा दीजिए, आगे वाला टर्म्स में पीछे वाला टर्म घटा दीजिए, ठीक है। तो आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। डी का एक फार्मूला होता है ये, ठीक है। इसी को बहुत सारे बुक में ऐसे लिख लिया जाता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। एन का मतलब कि जो टर्म आप लिए हैं, माइनस एन माइनस वन का मतलब जस्ट उसके पीछे वाला टर्म को आप घटा दीजिए, ठीक है। तो उससे मेरा डी निकल जाएगा। अब ध्यान से बात करें तो एन एक फॉर्म में दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट कि इस फॉर्म में मेरा जो एपी है वो इस फॉर्म में है, हमें पता करना है फर्स्ट टर्म। जस्ट डायरेक्ट बोल देगा कि भाई आप सीरीज़ ही बता दो, तो सीरीज़ बताने के लिए हमको ए चाहिए, डी चाहिए, फिर तो काम खत्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, एन की जगह पर यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, तो कोई भी इक्वेशन में यही पुट होता है 1। तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 3 और 2 5, फर्स्ट टर्म मेरा 5 आ गया। देन अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो एन की जगह पर जब मैंने यहाँ 2 पुट किया तो यहाँ भी मुझे 2 ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2 ही पुट करना पड़ेगा। ये हो गया 3 2 6 और 2 8 हो गया। अब मुझे चाहिए डी, ठीक है, सीरीज पता करने के मुझे डी चाहिए, तो डी चाहिए मैंने कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए। तो ए डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। देन हमने देखा कि 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब मुझे इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर सीरीज पूछते कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस का जो सीरीज है वो क्या होगा, तो मेरा फर्स्ट टर्म और डी मिल गया तो सिर्फ जोड़ते जाओ, 5 3 8 3 11 3 14 3 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अपना डी जोड़ते जाओ। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये तो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन तो दे दिया, अब भी यहाँ पे कभी कभी फ्रैक्शन भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया था, उसको मन करेगा तो वो ये भी दे देगा कि भैया एन जो है 1/2n प्लस 3/5 है, ऐसे भी तो दे सकता है, ठीक है। एन का जो फॉर्म है वो an प्लस बी है, यानी ए और बी वेरिएबल है, मतलब वेरी करेगा नंबर्स के, और एन जो है मल्टीपल है, वो ऐसे भी तो दे सकता है। तो अगर ये ऐसे देने लगे तो दिक्कत होगा ना, 1 पुट कीजिएगा फिर 2 कट के ऐड कीजिएगा, तब तो दिक्कत होगा, तब तो दिक्कत होगा ना। देन मैं क्या बोलता हूँ कि जो डी मेरा आया वो ध्यान से देखिएगा तो 3 आया है, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूला के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर हम डी निकालना चाहें, जैसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो भाई लिखना पड़ेगा, इस टाइप का फॉर्म में हमको घटा के लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट एमसीक्यू में बनाना हो या किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं और वहाँ आ गया, तो वहाँ क्या करेंगे कि डी जो होगा वो डायरेक्टली ए ही होगा, जो एन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एन जो है यहाँ पे वही डी है। यहाँ पे देखिए जो 3 था ये कोफिशिएंट ऑफ एन था, यही 3 है। आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा तो भी आपको वही मिलेगा, आप अपने जगह पे वैल्यू पुट करके वहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट क्या हो जाता है, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए, जो यहाँ पे ए है वही कॉमन डिफरेंस है। देन अगर इसका मुझे डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि भैया कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देन आई सेड टू बी कि 1/2, ठीक है, कि यहाँ पे जो इसका n के साथ जो कोफिशिएंट है यही तो डिफरेंस है 1/2, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल था, यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल था। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई एन का फॉर्म अगर हम दे दे तो कौन सा बड़ा बात है, 1 कौन नहीं पुट कर लेगा भैया, 2 कौन नहीं पुट कर लेगा, कौन सा बड़ा बात है। देन
अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ए एन जो है जनरलाइज फॉर्म में होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए एन प्लस बी, ठीक है। देन ये जो है यही इस ए पी का कॉमन डिफरेंस है। और फर्स्ट टर्म लाने के लिए महा आसान काम है, इनको भूल जाओ और दोनों को ऐड कर दो, इनको भूल जाओ और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब देखिए, जब ए पी डिस्टर्ब करता है तो दिक्कत करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ए पी आपको डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि अगर बोल दिया जाए एक जनरल क्वेश्चन में लेता हूँ, एक ए पी का एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसे दे दिया है ए प्लस 17, ए प्लस 120, ए प्लस 210 डॉट डॉट, और ए इफ़ ए इज इक्वल टू, एक बुक में मैंने देखा था ये 17 टू द पावर 17, 77 टू द पावर 77, ठीक है। ए की जगह पर ये है। देन फाइंड डी, ठीक है। और ये जो टर्म है वो एपी का टर्म है या नहीं, ठीक है, एपी का टर्म है या नहीं। तो इससे देखिए कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब ही नहीं है भाई। अब वो खुद बोला है कि ए में कितना जुटा है 70, फिर कितना जुटा है 140, फिर कितना जुटा है 210, तो ये तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो एपी का जो सीरीज़ बना उस पर अगर आधा चीज़ आप कांस्टेंट रख रहे हो और आधा चीज़ बढ़ा रहे हो, तो अगर वो आधा चीज़ जो बढ़ रहा है वो एपी में है, देन आपका टर्म एपी में है और उसका कॉमन डिफरेंस उसी के रिस्पेक्ट पे निकलेगा। जैसे अब सिंपली अगर कॉमन डिफरेंस पूछ दिया जाए ऐसे, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सीधा बताया कि पिछला टर्म में से पहला टर्म घटा दो। तो पिछला टर्म मेरा क्या है ए प्लस 140, और मैंने पहला टर्म घटाया ए प्लस 70, ठीक है। तो इसको जब घटाया जाएगा 140 माइनस ए माइनस 70, देन ए खत्म, 140 में 70 गया तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है 70। उसी तरह आप इस टर्म में से इसको घटेगा तो ए खत्म, 210 में से 140 गया, फिर 70। तो जो कॉमन डिफरेंस मेरा आ रहा है डी जो है वो आ रहा है 17, ठीक है। तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो इफ ए इज इक्वल टू 77 टू द पावर 77 दिया हुआ है, यही अगर इस पर रख देगा तो आपको देखने में अजीब लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये इस पर रख दिया जाए तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा 77 टू द पावर 77 प्लस 70, कॉमा 77 टू द पावर 77 प्लस 140 प्लस 7, कॉमा 77 टू द पावर 77 प्लस 210, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो लगेगा कि भाई ये एपी में है कि क्या है, वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस मैथ में ऐसे दिए जाते हैं जैसे आपका दिमाग उसको देख के करेगा कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब 77 टू द पावर 77 इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्व क्या होगा, इस टाइप से दिमाग से खेला जाता है। जबकि क्वेश्चन जो होता है वो उसका वैल्यू पे मैटर ही नहीं करता कि भाई क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसका वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। आप हमको बताइए कि डी कितना है और ए कितना है, खत्म बात। तो ए तो बोला इतना है, आप क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे दे दे, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे दे दे और डिफरेंस पूछे तब कि भैया डिफरेंस बताओ। ये तो मैंने आसान कर दिया ना, ये तो मैंने आसान कर दिया, यहाँ साइड में ए इज इक्वल टू लिख दिया, कोई इशू नहीं है। जो बच्चा नॉर्मल है, जो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा के निकाल लेता है वो तो निकाल लेगा। लेकिन जब क्वेश्चन डायरेक्टली इस टाइप से दे दे, अगर एमसीक्यू में दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यू में दे दे कि इतना इतना और इतना टर्म है, डॉट 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 दे दे, ठीक है। और डी ना पूछ के अगर मान लो डी पूछ दे तो बेटर है, इसमें से ये घटा तो ये कटम बचा डी इतना। डी ना पूछ के ये पूछ दे भाई, पूछ दे कि भाई ए टर्म कितना होगा, ए टर्म कितना होगा। तो जो बच्चा देख पा रहा है कि ए ये है और यही डी है, ए प्लस डी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत ही हो रही है ए प्लस डी से। तो फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, देन सेकेंड टर्म ए प्लस 2d, थर्ड टर्म ए प्लस 3d। ये फॉर्म में बना है, फार्मूला नहीं है।
फार्मूला नहीं है कि ए तो ए फर्स्ट टर्म तो ए होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है, सेकंड टर्म होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो डी तो हमको पता है ना भाई कि डी जो है 17 है, ठीक है। अब इसको देखें तो यही ए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है। तो अच्छा नॉर्मल, अगर नॉर्मली सोचा जाए कि अगर 8 हमको निकालना है, ठीक है, तो हर टर्म में ये 8 77 टू द पावर 77 है, वो तो रहेगा भैया, तो चलो वो रहेगा, तो डायरेक्ट 77 टू द पावर 77 मैंने लिख लिया। अब देखा कि फर्स्ट टर्म में 70 है, सेकेंड में 140, थर्ड में 210, यानी 70 का टेबल चल रहा है, ऐड जो हो रहा है वो 70 का टेबल ऐड हो रहा है ना, 70 70 140 210 ऐसे करके। तो तीसरा टर्म है तो 73 जा 73 जा। अब आठवां टर्म है तो 78 जा 560 70 जा। तो ये मेरा टर्म डायरेक्ट आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया। मैंने जो अभी फार्मूला बताया एपी का जो जनरलाइज फॉर्म का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन पे करके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये मैं साफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस जो है वो मैं साफ कर देता हूँ। चलिए अब मैं बात करता हूँ वही जनरलाइज फॉर्म का। दिखने में काफ़ी छोटा है, लेकिन जब क्वेश्चंस आने लगे तो परेशान कर देगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बताया कैसे देता है, देखो इस पे क्वेश्चन अगर आप ऐसे दे दें कि an = 5n + 7, तब तो a1 पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं देगा, क्वेश्चन क्या करेगा, n के जगह पर कुछ और लिख देगा, काम है उसका। ऐसे लिखेगा AP = 7p - 77, ऐसे लिख दिया AP = 7p - 7 प्लस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख दिया। अब बोलेगा कि भैया डी बताओ, ठीक है। अब डी पुट करोगे तो अगर तुमको n1 भी पुट करना हो तो 1 पुट करोगे ना, तो 1 पुट करोगे। अगर मान लो जो दिमाग का तेज है वो 1 यहाँ पुट करता तो उसको याद हो यहाँ पुट करेगा, 1 पुट करेगा, 7 1 जा 7, 17 + 7, इसमें 7 ऐड करेगा ना 724, फिर 2 पुट करेगा, 7 दूनी का 14, फिर इसको पुट करेगा, फिर घटाएगा, फिर लाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये जो ए है यही डी है, ये ए है यही डी है, जो ए है यही डी है जो फार्मूला में है, ठीक है, बड़ा ए। तो यहाँ पे डी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 7 जो है वही डी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और दे दें am = 7 to the power 99 m - 90 to the power 77, ऐसे दे देता 99 to the power 70, ठीक है। am जो है 7 to the power 99 है और m है प्लस 99 to the power 7 है। देन फाइंड डी क्या होगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन देख के ही तुम लोग को दिमाग घूम जाएगा, ठीक है, दिमाग घूम जाएगा कि भाई वैल्यू क्या, बोले ना कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है दिमाग यही सोचता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, जबकि वैल्यू तक पहुंचना ही नहीं रहता है, वैल्यू तक हमें पहुंचना ही नहीं रहता है। अभी मैंने बताया ये जो आगे वाला टर्म है वही ए है, अरे डी है, तो ये मेरा डी कौन सा टर्म है, 7 to the power 99, यही मेरा डी बन जाएगा आंसर। क्यों मैं दिमाग लगाऊँ भाई, क्यों मैं दिमाग लगाऊँ जब मुझे इतना पता ही है, तो क्यों दिमाग लगाऊँ, ठीक है। तो एपी पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि जनरल अगर पूछ दिया जाए, मैं थोड़ा लाइन से नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करना चाहता हूँ कि भाई सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 100 से लेके 1000 तक के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चंस लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं
पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, जिससे आप जो है क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चंस क्या बोला कि 100 से लेके 1000 तक के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, मल्टीपल्स या डिविजिबल्स मैंने जो है वो पूछ सकता है, या फैक्टर्स पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि कितने मल्टीपल है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरा फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और लास्ट टर्म मेरा 1000 बना, और जो मल्टीपल्स पूछे या डिविजिबल पूछे कि हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4 या हाउ मेनी टर्म्स आर मल्टीपल बाय 4, एक ही बात है। तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है वो हमें चेक करना पड़ता है कि जो डेटा दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म मेरा ये है, वो यहाँ से लेके वहाँ तक के बीच में जो देखिए, इसमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो ठीक फिक्स होता है कि जिसका मल्टीपल दिया हो वही कॉमन डिफरेंस है। 4 का मल्टीपल दिया हो तो वही कॉमन डिफरेंस है 4, ठीक है। अगर 5 का दिया हो तो वही कॉमन डिफरेंस है, D5 है, 7 दिया हो तो 7 है। लेकिन जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का बात है उसमें मैं चेक करना होता है। जैसे यहाँ 100 दिया हुआ है तो मैं फर्स्ट टर्म इसे मानूँ या नहीं मानूँ, इसके लिए हमको डिवाइड करके चेक करना होगा 4 को, कि मैंने चेक किया तो 100 से कट गया, यानी कि मेरा फर्स्ट टर्म ए है। अरे फर्स्ट टर्म 100 है, ए जो है मेरा 100 है। अगर नहीं कटता तो इसके आगे का जो मल्टीपल है, इसके आगे का जो कटने वाला होता, इसके आगे का जो कटने वाला होता वो मेरा फर्स्ट टर्म बन जाता। जैसे यहाँ 4 का मल्टीपल ना देके 3 का मल्टीपल देता, ठीक है, और बोलता कि बिटवीन, एक क्वेश्चन बोला जाता है कि भाई 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में, बिटवीन में, तो आप देख सकते हैं कि 100 तो 3 से कटने वाला नहीं है, 99 कटेगा, 102 कटेगा। तो इन लोगों के बीच में जो फर्स्ट टर्म आएगा, अगर 3 का मल्टीपल के बारे में बात करें, ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल के बारे में बात करें तो इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट टर्म आएगा वो 102 से स्टार्ट होगा, फिर 105 बनेगा, फिर डॉट डॉट डॉट। एक बार हमें लास्ट वाले टर्म को भी चेक करना पड़ेगा कि 1000 जो है 3 से कटता है कि नहीं, तो 1000 तो नहीं कटता है, 999 कटेगा। तो मेरा जो लास्ट टर्म बचा वो 999 बना, ठीक है। मेरा फर्स्ट टर्म हमको मिल गया, मेरा लास्ट टर्म हमको मिल गया, मेरा डी हमें मिल गया। डी खोजना ही नहीं पड़ेगा इसमें, आपको जो जिसका मल्टीपल या डिविजिबल बोले वही डी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देन हमको फाइंड करना है कितने सारे मल्टीपल्स हैं, कितने सारे मल्टीपल्स हैं। तो कितने सारे मल्टीपल्स हैं, तो उसके लिए मुझे वही फार्मूला ए, पुराना जो हम लोग का an = a + n - 1 d है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, n, नंबर ऑफ टर्म्स। an कितना है, 999 = a के जगह पर मैंने लिख दिया 102 और प्लस n - 1 और d के जगह पर मैंने लिख दिया 3, ठीक है। अब 999 में 102 आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 में से 2 गया, मेरा बचा 7। अब 9 में से 0 गया तो बचा 9, 9 में से 1 गया तो बचा 8। अब इधर क्या बचा, n - 1 × 3। अब 3 को मैं उधर भेजूँगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो देखो 3 2 जा 6, 2 बचा 29, 3 9 जा 27, 2 बचा 9, 299 आया, 299 आया, 299 आया। अब इधर कितना बचा, n - 1 बचा, अभी -1 उधर जाएगा तो +1, तो n = कितना आ गया, 300 से आ गया। मैं थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ, दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो 299 इधर आया तो +1 = n, देन n = कितना हो गया मेरा 300। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाले जा सकते हैं, इस तरह से नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाले जा सकते हैं। कहीं गलती तो नहीं है, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 का 9, 9, ठीक है, एक कट गया 299 बार में, 9 × 27, 2, ठीक है, ठीक है। तो कितने सारे टर्म्स आ गए, 300 टर्म्स, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको 7 का मल्टीपल दे दे, या आपको जो स्टार्टिंग और एंडिंग है जो 100 से दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, उसके जगह पर आपको एक और बोल सकता है कि 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन अगर बोल दे कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई मतलब 7 दे दे या 8 दे दे, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होगा, 99 पे। 99 पे ख़त्म होगा तो मेरा स्टार्टिंग जो बना वो 100 बना और 99 बना,
ठीक है, लास्ट टर्म। लेकिन वो 99 लास्ट टर्म मेरा होगा या नहीं होगा वो हम डिफाइन करेंगे कि जो टर्म मेरा दिया हुआ है, जो टर्म मेरा दिया हुआ है उससे हम डिवाइड करके पता करेंगे कि भाई डिवाइड हो गया तो ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म को लिए डिवाइड करते हैं तो हम आगे बढ़ा देते हैं कि भाई उससे पीछे तो जाना नहीं है क्योंकि बिटवीन बोला है, ठीक है, तो इससे पीछे मुझे जाना नहीं है तो इससे मुझे आगे जाना होगा। और यहाँ तक जब एंड है तो इससे आगे नहीं जा सकते तो मुझे पीछे जाना होगा। तो हमें फर्स्ट टर्म डिवाइड करने के लिए, मतलब फर्स्ट टर्म हमें पता करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जो जहाँ से स्टार्टिंग है तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा और लास्ट वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करने का तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 999 डायरेक्ट पता चल गया। अगर मान लो मुझे नहीं पता चलता तो मैं डिवाइड करके देखता और जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच रहा था उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच रहा था उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता तो वो टर्म्स मेरा वहाँ पे डिवाइड हो जाता, तो मेरा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मिल जाता। तो ये जो मल्टीपल डिविजिबल्स और अदर एनी अदर जो मतलब जो सारे जो हैं उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इसी तरह से बनते हैं। अगर ध्यान में रखा जाए और इससे अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना हो तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जैसे हाउ मेनी टर्म्स, जैसे हाउ मेनी टर्म्स 1 से लेकर 100 तक के बीच में, या हाउ मेनी 2 डिजिट टर्म्स, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसको अगर मिटा दिया जाए तो हाउ मैनी 2 डिजिट टर्म्स, जैसे ऐसे लिख दिया जाए हाउ मैनी 2, राइटिंग पे ध्यान ना दे, राइटिंग मेरा बहुत गंदा है। हाउ मैनी 2 डिजिट टर्म्स डिविजिबल बाई, डिविजिबल या मल्टीपल दे दे, डिविजिबल दे दे या मल्टीपल दे दे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वही मेरा डी बनता है। डिविजिबल या मल्टीपल, मल्टीपल ही मैं लिख देता हूँ, मल्टीपल बाई, मल्टीपल बाई दे देगा 4 नहीं 5 एंड 5 नहीं लेता हूँ, किसको ले लूँ, 2 टर्म दे देगा। 2 टर्म में जैसे मैं ले लेता हूँ 3 एंड 7, 3 टर्म भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, 3 6 एंड 12, 3 6 एंड 12। अब देखिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, जो मेरा क्वेश्चंस आ रहा था कि भाई 4 का मल्टीपल बताओ, 7 का मल्टीपल बताओ, और एक इंटरवल दिया हुआ था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट ये कर दिया कि अब एक टर्म की बात नहीं हो रही है, अब 2-3 टर्म की बात हो रही है। मैं 2 टर्म भी ले सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, टफ क्वेश्चन इसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ताकि जब ये समझ गए तो उससे जो छोटा क्वेश्चन है वो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नींद नहीं लग रहा है, चलो अब देखो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 3 टर्म दिया हुआ है, मतलब 3 डिजिट से डिविजिबल या मल्टीपल बोला है 3, 6 और 12 से, ठीक है, यानी तीनों से हो, तो तीनों से मल्टीपल वही होगा, कौन होगा, जैसे अगर 12 है तो 12 6 से भी मल्टीपल है, 3 से मल्टीपल है, तो 12 जैसा जैसा हमको और खोजना होगा। तो ये तो है कि कंसेक्यूटिव है, तो हमें क्या करना है कि अब हमको सारा टर्म को मिला के एक टर्म बनाना है। एक टर्म के लिए हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे तो एलसीएम 12 आ जा रहा है, यहाँ पे तो यही वाला एलसीएम बन जा रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि बड़े वाले टर्म को हम बात कर रहे हैं, नहीं, बड़े वाले टर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है तीनों टर्म के एलसीएम की। अगर बीच में कहीं 7 रहता या 4 रहता या 5 रहता और कुछ भी होता तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम का मल्टीपल होगा, क्योंकि एलसीएम को ये तीनों कट गए, इस तीनों से इसका एलसीएम ही तो कटेगा। जैसे ये तीनों का एलसीएम हुआ 12, तो 12 तो ये दोनों से कटेगा। अब 12 के जितने सारे मल्टीपल्स हैं वो इन तीनों से कटेंगे, क्योंकि कटना तीनों से है, एक को लेके मैं नहीं चल सकता। क्वेश्चंस में बोला है कि एक को लेके नहीं लिया जा सकता, हमें 3-3 का खोजना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई जितने सारे टर्म्स बोले उनका क्या लेना है, एलसीएम। अब उसके बाद हम बात करें तो 2 डिजिट नंबर में 12 से सबसे पहला मल्टीपल कौन होगा, 12 खुद, ठीक है। और लास्ट में कौन होगा, लास्ट में मेरा कौन सा मल्टीपल होगा, शायद 96 तक होगा, ठीक है, 96 तक होगा। चलिए देख लेते हैं। मेरा पहला टर्म 12 2 डिजिट का, और दूसरा लास्ट टर्म जो 2 डिजिट का है वो 96 बन रहा है। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। आप अगर मान लो मुझे नहीं पता कि 96 हो रहा है,
ठीक है। तो 100 डिवाइड करके देख लेना यार, इतना क्या दिमाग लगाना है। चलो ना, 12 हो गया और मेरा लास्ट टर्म कौन आ गया, 96 आ गया। लास्ट टर्म मेरा 96 आ गया। तो लास्ट टर्म जो मेरा 96 आ गया है, तो ये मेरा ए बन गया और ये मेरा एल बन गया। मतलब एल मतलब लास्ट टर्म, एन भी बोल सकते हैं। हमको क्या चाहिए, एन। और डी मेरा पता है, डी यहाँ पे बना एलसीएम। इसी का तो चक्कर है, डी का ही चक्कर है कि डी पता रहे तब तो। डी किसको माने, उसमें तो एक टर्म था तो मान लेते थे, अब इसमें 3 टर्म है तो डी किसको माना जाए, डी किसको माना जाए। तो वही हम लोगों ने लिया एलसीएम। अब ये बन गया डी। अब हम लोगों को पता है भाई कि एन इज इक्वल टू मिलता है हमें ए प्लस एन माइनस 1 डी। और एन क्या है मेरा 96, ए बना 12, एन के जगह पर एन। ठीक है, बच्चों जैसा पढ़ा करो, ठीक है, मज़ा आएगा। अब 96 में गया 12 तो मेरा बचा, 6 में गया 2, 4, 9 में गया 1 तो बचा 8, 9 माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, अब इसे मैं काट दूँ क्या 7 बार में, 7 बार में काट दूँ क्या, सही बात है, n-1। अब जो n है मेरा वो 7 + 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा, वो डायरेक्ट दिख रहा था, 12 × 96 8 डिजिट है। ठीक है, 12 × 96 8 डिजिट है, वो डायरेक्ट दिख रहा था। लेकिन मैं इसलिए लिखा क्योंकि भाई यहाँ पे 3, 6, 12 ज़रूरी नहीं है मिले। ठीक है, ज़रूरी नहीं मिले, वो 13, 16, 120 भी दे सकता है, उसको जो मन हो। अब बोल देगा 3 डिजिट तक, तो मुझे 4 डिजिट तक बोल देगा, या 3 डिजिट ही बोले तो 100 से 1000, 4 डिजिट बोले तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उतना नहीं बोलेगा, टेंशन नहीं लेना है। बस इतना याद रखो कि कभी भी 1 डिजिट रहे तो उसका मल्टीपल या वही डी बन गया, और 2-3 डिजिट रहे तो उसका एलसीएम बना डी, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस में जो एन का फार्मूला होता है, उस पर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने दिखा दिए। ठीक है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। कभी भी इधर उधर कर दिया, मतलब ए डी या एन गायब कर दिया, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड एसएन पे लाऊंगा। ठीक है, जो सम ऑफ सीरीज़ पे है उसमें और हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं छोटी क्वेश्चंस मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर बताया था, ये छोटी क्वेश्चंस आपको इतनी बूस्ट दे देगी, ठीक है, कि आप जितना टाइम 5 क्वेश्चन में लगाते, मतलब 5 क्वेश्चन में लगाते थे, उतना टाइम में आपका 15 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ठीक है, कहीं से भी देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, अपने छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आज आप एवरेज स्टूडेंट हो, मेरा तो मानने को एवरेज स्टूडेंट कोई होता ही नहीं है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट कोई नहीं होता है, बस एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में बस एक ही फ़र्क है। मेरा बस यही मानना है कि एक ही फ़र्क है, टॉपर पढ़ लिया होता है, एवरेज पढ़ा नहीं होता है। किसी भी बच्चे में ऐसा थोड़ी कि भाई वो पहले से टॉपर था, ज़्यादा तेज है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर वो चीज़ वो पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो वो आगे बढ़ चुका है, तो वो टॉपर है। ठीक है, टॉपर है या अच्छा पढ़ता है। और जो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा, वो चीज़ पढ़ा ही नहीं है, या उसे वो चीज़ उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया, या उस तरीके से सोचने पे मजबूर ही नहीं किया गया कि भाई तुम सोचो। ठीक है, उसको बस इग्नोर, तो ये भी इग्नोर। ठीक है, उसको उस टाइप का कॉन्सेप्ट मिलता नहीं है, वो ध्यान नहीं देता है, तो वो नहीं पढ़ा है, तब वो ऐसे है। लेकिन अगर वो एवरेज बच्चा अगर पढ़ ले तो कोई टॉपर बचेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं बचेगा, इनसे मतलब सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।